नमस्कार दोस्तों, जीके बाई अजय कुलरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान के भूगोल में राजस्थान के भौतिक प्रदेश टॉपिक का अध्ययन करते हैं। राजस्थान के भौतिक प्रदेश प्रारंभ में संपूर्ण विश्व एक पिंड के रूप में था जिसे पेंजिया कहा जाता था। पेंजिया के चारों ओर एक महासागर था जिसे पेंथालासा महासागर कहा जाता था। यहाँ पर ये पेंजिया का क्षेत्र है। इस पेंजिया के चारों ओर एक महासागर था जिसका नाम था पेंथालासा महासागर। कार्बोनिफेरस काल में पेंजिया का विखंडन हुआ जिससे दो भाग बने, एक अंगारा लैंड, दो गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड व गोंडवाना लैंड के मध्य एक सागर बना जिसका नाम है टेथिस सागर। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के मध्य टेथिस सागर स्थित है। पेंजिया का उत्तरी भाग अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड कहलाता है। राजस्थान को चार भौतिक भागों में बांटा गया है। एक पश्चिम का मरुस्थल, दो अरावली पर्वतमाला, तीन पूर्वी का मैदानी भाग, चार पठारी भाग। मैप में देखें अपन तो यहाँ पर ये जो सामने क्षेत्र नज़र आ रहा है, यह क्षेत्र पश्चिम के मरुस्थल का क्षेत्र है। ये पश्चिम का मरुस्थलीय क्षेत्र है। यहाँ पर ये जो 2 नंबर क्षेत्र नज़र आ रहा है, यह क्षेत्र अरावली पर्वतमाला है। इसके बाद में ये जो सामने क्षेत्र नज़र आ रहा है, यह क्षेत्र मैदानी भाग है। यहाँ पर ये मैदानी भाग है। और 4 नंबर ये राजस्थान का जो दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी क्षेत्र है, यह पठारी भाग है। कहने का अर्थ है 1 नंबर पश्चिम का मरुस्थल, 2 नंबर अरावली पर्वतमाला, 3 नंबर मैदानी भाग, 4 नंबर पठारी भाग। यह राजस्थान के भौतिक प्रदेश हैं। राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश टेथिस सागर का अवशेष माना जाता है। राजस्थान का अरावली पर्वतमाला प्रदेश गोंडवाना लैंड का अवशेष माना जाता है। राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश टेथिस सागर के अवशेष माने जाते हैं। राजस्थान का पठारी भाग गोंडवाना लैंड का अवशेष माना जाता है। यहाँ देखते हैं कि राजस्थान को 4 भौतिक भागों में बांटा गया है। एक पश्चिम का मरुस्थल, 2 अरावली पर्वतमाला, 3 पूर्वी मैदानी भाग, 4 पठारी भाग। पश्चिम का जो मरुस्थल है वह टेथिस सागर का अवशेष माना जाता है। अरावली पर्वतमाला गोंडवाना लैंड का अवशेष माना जाता है। पूर्वी मैदानी भाग टेथिस सागर के अवशेष हैं और पठारी भाग गोंडवाना लैंड के अवशेष माने जाते हैं। राजस्थान का सबसे ऊंचाई पर स्थित भौतिक प्रदेश अरावली पर्वतमाला है। उच्च से निम्न की और भौतिक प्रदेश की बात करें, सबसे उच्च है अरावली पर्वतमाला, सबसे निम्न है पश्चिम का मरुस्थल। क्रम से देखें, 1 नंबर अरावली पर्वतमाला, 2 नंबर पठारी भाग, 3 नंबर पूर्वी मैदानी भाग, 4 पश्चिम का मरुस्थल। यह ऊंचाई के आधार पर निम्न क्रम में है। राजस्थान का सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश है अरावली पर्वतमाला। राजस्थान का नवीनतम भौतिक प्रदेश है पश्चिम का मरुस्थल। राजस्थान के भौतिक प्रदेश बनने का क्रम सबसे प्राचीन अरावली पर्वतमाला, सबसे नवीनतम पश्चिम का मरुस्थल। क्रम से देखें, 1 अरावली पर्वतमाला, 2 पठारी भाग, 3 मैदानी भाग, 4 पश्चिम का मरुस्थल। राजस्थान को 4 भौतिक भागों में बांटा गया है। इनका क्षेत्रफल और जनसंख्या देखते हैं। पश्चिम के मरुस्थल का क्षेत्रफल 1%, जनसंख्या 40%। अरावली पर्वतमाला का क्षेत्रफल 9.0%,
अरावली पर्वतमाला की जनसंख्या 10%, मैदानी भाग का क्षेत्रफल 23%, मैदानी भाग की जनसंख्या 39%, पठारी भाग का क्षेत्रफल 6.89%, जनसंख्या 11% निवास करती है। पश्चिम के मरुस्थल को दो भागों में बांटा गया है, एक शुष्क प्रदेश, दो अर्ध शुष्क प्रदेश। शुष्क प्रदेश को पुनः दो भागों में बांटा गया है, एक बालू का स्तूप प्रदेश, इसका अर्थ है यहाँ पर बालू का टीले पाए जाते हैं। दो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, इसका अर्थ है यहाँ पर बालू का टीले नहीं पाए जाते हैं। अर्ध शुष्क प्रदेश है, इसे चार भागों में बांटा गया है, एक घग्गर का मैदान, दो शेखावाटी प्रदेश, तीन नागौरी उच्च प्रदेश, चार लूनी बेसिन। चार भागों में बांटा गया है। मैप में देखें अपन तो यहाँ पर मैप में ये फलोदी और पोखरण, ये वाला जो क्षेत्र है यह बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कहलाता है, और इसके चारों ओर का जो क्षेत्र है इस क्षेत्र को कहा जाता है बालू का स्तूप प्रदेश। ये जो क्षेत्र है यह बालू का स्तूप प्रदेश कहलाता है। यहाँ पर यह जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है यह क्षेत्र अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश है। यह जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है यह क्षेत्र अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश है, और यहाँ पर यह जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है यह शुष्क जलवायु प्रदेश है। और शुष्क जलवायु प्रदेश को दो भागों में बांटा गया है, एक बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश और दूसरा इसके जो चारों ओर है वह बालू का स्तूप प्रदेश कहलाता है। अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला को तीन भागों में बांटा गया है, दक्षिणी पश्चिमी अरावली पर्वतमाला, जिसे दक्षिणी अरावली पर्वतमाला भी कहा जाता है, दो नंबर मध्य अरावली पर्वतमाला, तीन उत्तरी पूर्वी अरावली पर्वतमाला। उत्तरी पूर्वी अरावली पर्वतमाला को उत्तरी अरावली पर्वतमाला भी कहा जाता है। पूर्वी के मैदानी भाग, राजस्थान को चार पूर्वी के मैदानी भागों में बांटा जाता है, एक माही बेसिन, दो बनास बेसिन, तीन चंबल बेसिन, चार बाणगंगा बेसिन। राजस्थान के मैदानी भागों को चार भागों में बांटा गया है। मैप में देखें अपन तो मैप में यहाँ पर ये जो सामने क्षेत्र नज़र आ रहा है यह एक नंबर चंबल बेसिन है, यहाँ पर ये जो क्षेत्र नज़र आ रहा है दो नंबर ये बाणगंगा बेसिन है, और यहाँ पर ये जो क्षेत्र नज़र आ रहा है तीन नंबर यह क्षेत्र बनास बेसिन है, और यहाँ पर दक्षिण का ये जो क्षेत्र है यह माही बेसिन का क्षेत्र है। राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है, इसको दो भागों में बांटा गया है, एक हाड़ौती का पठार, दो मालवा का पठार। मैप में देखें तो दक्षिणी पूर्वी जो पठारी भाग है यह जो सामने दिखाई दे रहा है बूंदी, कोटा, झालावाड़, बारा, इसे दक्षिणी पूर्वी राजस्थान कहा जाता है, और यह हाड़ौती का पठार कहलाता है। राजस्थान के भौतिक प्रदेश और उन प्रदेशों में सामान्यतः जो मृदा पाई जाती है उसकी बात करते हैं। पश्चिम के मरुस्थल में सामान्यतः मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है, अरावली पर्वतमाला क्षेत्र में पर्वतीय मृदा पाई जाती है, मैदानी भाग में दोमट मृदा पाई जाती है, पठारी भाग में काली मृदा पाई जाती है। अब हम पढ़ते हैं एक नंबर पश्चिम का मरुस्थलीय प्रदेश। भारत के मरुस्थल का 62% क्षेत्र राजस्थान में पाया जाता है। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 61.11% भाग में मरुस्थल पाया जाता है। पश्चिम के मरुस्थलीय प्रदेश में रेतीली बालू मृदा, मरुद्भिद वनस्पति, शुष्क व अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। यहाँ बताया गया है कि पश्चिम के मरुस्थल में रेतीली मृदा, मरुद्भिद वनस्पति, शुष्क
व अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। पश्चिम के मरुस्थलीय प्रदेश में बहने वाली सबसे लंबी व बड़ी नदी लूनी नदी है। लूनी नदी भारत के 2 राज्यों में बहती है, एक राजस्थान, 2 गुजरात। लूनी नदी राजस्थान के 7 जिलों में बहती है, अजमेर, नागौर, ब्यावर, जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा, बाड़मेर, सांचौर। मैप में देखें अपन तो यहाँ से लूनी नदी है, ये अजमेर से निकलकर नागौर, ब्यावर, जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा, बाड़मेर से बहती हुई सांचौर से होकर के आगे गुजरात में चली जाती है। पश्चिम के मरुस्थल की सबसे बड़ी नहर इंदिरा गांधी नहर है। पश्चिम के मरुस्थल का सबसे बड़ा बांध जवाई बांध है। जवाई बांध पाली जिले में जवाई नदी पर बना हुआ है। जवाई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। राजस्थान के पश्चिम का मरुस्थल का जो विस्तार है वह 10 सेमी समवर्षा रेखा से लेकर 50 सेमी समवर्षा रेखा के मध्य स्थित है। पश्चिम के मरुस्थल को 2 भागों में बांटा गया है, एक शुष्क प्रदेश, 2 अर्ध शुष्क प्रदेश। शुष्क प्रदेश को पुनः 2 भागों में बांटा है, एक बालू का स्तूप प्रदेश, 2 बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। अर्ध शुष्क प्रदेश है, इसको 4 भागों में बांटा गया है, एक घग्गर बेसिन, 2 शेखावाटी प्रदेश, 3 लूनी बेसिन, 4 नागौरी उच्च प्रदेश। 7 अगस्त 2023 से पहले राजस्थान में जब 33 जिले थे, उस समय राजस्थान के 12 जिले मरुस्थलीय जिले थे, एक श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, पाली, जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर। 7 अगस्त 2023 के बाद राजस्थान में 50 जिले हैं। अब राजस्थान के 19 जिलों में पश्चिम के मरुस्थल का विस्तार है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, पाली, जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, अनूपगढ़, डीडवाना कुचामन, ब्यावर, सांचौर, बालोतरा, फलोदी, जोधपुर ग्रामीण, इन जिलों में राजस्थान के पश्चिम के मरुस्थल का विस्तार है। यहाँ पर मैप में देखें तो अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित जो जिले हैं उनमें एकमात्र सिरोही जिला है जो मरुस्थलीय जिला नहीं है। अन्य सभी जिले जो अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में हैं मरुस्थलीय जिले हैं। सिरोही राजस्थान का एकमात्र जिला है जो अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित है और जो मरुस्थलीय जिला नहीं है। पश्चिम के मरुस्थल व अरावली पर्वतमाला को 2 भागों में 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा बांटती है। पश्चिम के मरुस्थल अरावली पर्वतमाला को 2 भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा है तो उत्तर होगा 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है। पश्चिम के मरुस्थल को शुष्क और अर्ध शुष्क 2 भागों में बांटा गया है और ये 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा बांटती है। पश्चिम के मरुस्थल की पश्चिमी सीमा का निर्धारण 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा और पूर्वी सीमा का निर्धारण 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा करती है। कहने का अर्थ यह है राजस्थान का पश्चिम का जो मरुस्थल है वह 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा और 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के मध्य स्थित है। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में पश्चिम का मरुस्थलीय प्रदेश बनने के क्रम में सबसे नवीनतम भौतिक प्रदेश है। राजस्थान का सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश है अरावली पर्वतमाला और सबसे नवीनतम है पश्चिम का मरुस्थल। राजस्थान के 2 भौतिक प्रदेश, एक पश्चिम का मरुस्थल
दो पूर्वी मैदानी भाग हैं, यह टेथीस सागर के अवशेष माने जाते हैं। पश्चिम के मरुस्थलीय प्रदेश का क्षेत्रफल 61.11% और इस क्षेत्र में 40% जनसंख्या निवास करती है। पश्चिम के मरुस्थल का क्षेत्रफल 2,09,142 वर्ग किलोमीटर है और राजस्थान के परिगणित मरुस्थलीय क्षेत्र 1,79,250 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। राजस्थान का मरुस्थलीय प्रदेश विश्व का सबसे आबादी और सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है। राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश को भारत का विशाल मरुस्थल और थार का मरुस्थल भी कहा जाता है। भारत का उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल का पूर्वी भाग है, जो उत्तरी अफ्रीका से प्रारंभ होकर फिलिस्तीन, अरब, ईरान से होता हुआ भारत में पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा आदि राज्यों में फैला हुआ है। भारत का मरुस्थलीय प्रदेश विश्व का 17वां सबसे बड़ा मरुस्थलीय प्रदेश है। राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश का ढाल पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की ओर है, यानी कि पश्चिम का जो मरुस्थल है उसका विस्तार पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की ओर है। राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 200 से 300 मीटर है। भारत में ऊंचाइयां चेन्नई के समुद्र तट से मापी जाती हैं और चेन्नई तमिलनाडु राज्य में स्थित है। राजस्थान के 2/3 भाग में मरुस्थल का विस्तार है। थार के मरुस्थल में बालूका स्तूपों के मध्यवर्ती निम्नवर्ती गर्त को महरो कहा जाता है। मरुस्थलीय क्षेत्र में विशिष्ट लवणीय झीलों को ढांड कहा जाता है। अब हम अध्ययन करेंगे शुष्क प्रदेश। राजस्थान में शुष्क प्रदेश का विस्तार अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के मध्य है। कहने का अर्थ यह है शुष्क प्रदेश है उसका विस्तार यहाँ पर सामने देखें तो इन जिलों में शुष्क जलवायु प्रदेश है, जिसमें मुख्यतः जैसलमेर, बाड़मेर, उत्तरी जोधपुर ग्रामीण, फलोदी, पश्चिमी नागौर, बीकानेर, पश्चिमी चूरू, दक्षिणी अनूपगढ़ आदि जिलों का क्षेत्र है सम्मिलित है। और ये जो क्षेत्र सामने दिखाई दे रहा है यह शुष्क जलवायु प्रदेश का क्षेत्र है। शुष्क प्रदेश का विस्तार राजस्थान के जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर, बाड़मेर, उत्तरी पश्चिमी जोधपुर ग्रामीण, उत्तरी पश्चिमी बालोतरा, पश्चिमी चूरू, पश्चिमी नागौर आदि जिलों के अधिकांश भागों में विस्तार है। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में औसत वर्षा 0 से 25 सेंटीमीटर होती है। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में शुष्क जलवायु पाई जाती है। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में बांटा गया है, एक बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश, 2 बालूका स्तूप प्रदेश। बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश की बात करें तो बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश राजस्थान में बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश पोखरण से फलोदी के मध्य स्थित है। यहाँ पर अपन बालूका मुक्त प्रदेश की बात करें तो बालूका मुक्त प्रदेश फलोदी और जैसलमेर में पोखरण है, इसके मध्य का क्षेत्र है उसे कहा जाता है बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश। इस क्षेत्र में बालूका स्तूप नहीं पाए जाते हैं क्योंकि यह पथरीला क्षेत्र है। बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश में कठोर चट्टानें, छोटी पहाड़ियां और चूने युक्त धरातल पाया जाता है। बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश को हमादा कहा जाता है। बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश का क्षेत्र परतदार चट्टानों से ढका हुआ है जो टर्शियरी काल से प्लीस्टोसीन काल की हैं।
इनमें चूने की चट्टान प्रमुख रूप से पाई जाती हैं। इन चट्टानों में कई प्रकार के जुरासिक काल के वनस्पति अवशेष एवं जीवा अवशेष पाए जाते हैं। जैसे राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर में आकल वुड फॉसिल पार्क स्थित है। बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश में अवसादी शैल समूह में भूमिगत जल का भंडार पाया जाता है, जिसका उदाहरण लाठी सीरीज क्षेत्र में है। जैसलमेर के पोखरण से मोहनगढ़ तक 80 किलोमीटर लंबी भूमि के अंदर मीठे पानी की जलधारा है, जिसे लाठी सीरीज कहा जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है लाठी सीरीज क्या है, तो उत्तर होता है भूगर्भीय जल पट्टी को लाठी सीरीज कहा जाता है। लाठी सीरीज क्षेत्र में चंदन नलकूप है, जिसे थार का घड़ा कहा जाता है, और थार का घड़ा जैसलमेर जिले में स्थित है। 2 नंबर है बालुका स्तूप प्रदेश। बालुका स्तूप प्रदेश का क्षेत्र बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, पश्चिमी चूरू, पश्चिमी नागौर, फलोदी, उत्तरी पश्चिमी जोधपुर ग्रामीण, उत्तरी पश्चिमी बालोतरा का क्षेत्र सम्मिलित है। ध्यान दें, पोखरण से फलोदी के मध्य का क्षेत्र को छोड़ करके उसके चारों ओर बालुका स्तूप प्रदेश फैला हुआ है। बालुका स्तूप प्रदेश में बालुका टीले पाए जाते हैं। एक पवनानुवर्ती, जिसे रेखीय बालुका स्तूप भी कहा जाता है। 2 बरखान, जिसे अर्धचंद्राकार बालुका स्तूप कहा जाता है। 3 अनुप्रस्थ बालुका स्तूप। 4 तारा बालुका स्तूप। 5 पेराबोलिक बालुका स्तूप। 6 अवरोधी बालुका स्तूप। 7 शक्कर काफीज बालुका स्तूप। 8 नेटवर्क बालुका स्तूप। 9 नेबखा बालुका स्तूप। 10 सीप स्तूप। यह बालुका स्तूपों के प्रकार हैं। अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तार 25 सेमी समवर्षा रेखा 50 सेमी समवर्षा रेखा के मध्य है। मैप में देखें अपन तो यहाँ पर ये क्षेत्र 1 नंबर जो क्षेत्र है यह शुष्क प्रदेश है, और जो 2 नंबर क्षेत्र है यहाँ पर ये जो क्षेत्र नजर आ रहा है यह क्षेत्र अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश का क्षेत्र है। और अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश है, इसको 2 भागों में इसकी जो सीमा का निर्धारण है वह सीमा का निर्धारण यहाँ पर वर्षा रेखा है 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, मध्य वाला क्षेत्र है इसे कहा जाता है अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। ये अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश का क्षेत्र है। राजनीतिक दृष्टि से अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तार राजस्थान के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, उत्तरी बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, डीडवाना कुचामन, नागौर, ब्यावर, जोधपुर शहर, जोधपुर ग्रामीण, पाली, जालोर, सांचौर, दक्षिणी पूर्वी बालोतरा, दक्षिणी पूर्वी बाड़मेर आदि जिलों में फैला हुआ है। अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश का विस्तार तो यहाँ से ये गंगानगर, अनूपगढ़, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, डीडवाना कुचामन, नागौर, जोधपुर शहर, जोधपुर ग्रामीण, ब्यावर, पाली, जालोर, सांचौर, बाड़मेर, बालोतरा। अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया है। 1 घग्गर का मैदान, 2 शेखावाटी प्रदेश, 3 नागौरी प्रदेश, 4 लूनी बेसिन। अब हम पढ़ते हैं 1 नंबर घग्गर का मैदान। घग्गर का मैदान राजस्थान के उत्तरी भाग में पाया जाता है। यहाँ पर मैप में देखें तो मैप में राजस्थान का जो ये उत्तरी भाग है, यह भाग जहाँ अपन ने 1 नंबर लिखा है यह कहलाता है घग्गर का मैदान, जो राजस्थान के उत्तर में स्थित है। घग्गर का मैदान का विस्तार श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, उत्तरी बीकानेर, उत्तरी चूरू का क्षेत्र सम्मिलित है। यहाँ मैप में देखें तो यहाँ पर घग्गर बेसिन है
इस घग्गर बेसिन में गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, उत्तरी बीकानेर, उत्तरी चूरू का क्षेत्र सम्मिलित है। घग्गर के मैदान में मुख्यतः घग्गर नदी बहती है। घग्गर बेसिन में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। घग्गर बेसिन के उपजाऊ क्षेत्र को बग्गी कहा जाता है। राजस्थान में घग्गर का बहाव क्षेत्र नाली कहलाता है। राजस्थान में नाली नामक भेड़ की नस्ल भी पाई जाती है। राजस्थान का उत्तरी बेसिन घग्गर बेसिन, राजस्थान का दक्षिणी बेसिन माही बेसिन, राजस्थान का पूर्वी बेसिन चंबल बेसिन, राजस्थान का पश्चिमी बेसिन लूनी बेसिन कहलाता है। मैप में देखें अपन, उत्तर में घग्गर बेसिन, दक्षिण में माही बेसिन, पूर्व में बेसिन और पश्चिम में लूनी बेसिन का क्षेत्र सम्मिलित है। घग्गर का उपजाऊ क्षेत्र बग्गी नाम से जाना जाता है। घग्गर बेसिन का निर्माण सतलज व्यास नदियों द्वारा किया गया है। घग्गर बेसिन क्षेत्र में घग्गर नदी द्वारा सिंचाई होती है। घग्गर बेसिन का क्षेत्र क्षारीयता, अम्लीयता, सेम की समस्या, मरुस्थलीकरण की समस्या से ग्रसित है। 2 नंबर है शेखावाटी प्रदेश। शेखावाटी प्रदेश में झुंझुनू, सीकर, दक्षिणी पूर्वी चूरू, उत्तरी पूर्वी डीडवाना कुचामन का भाग सम्मिलित है। मैप में देखें अपन, शेखावाटी क्षेत्र में यहाँ पर ये जो सामने क्षेत्र दिखाई दे रहा है, यह क्षेत्र शेखावाटी का क्षेत्र है। शेखावाटी क्षेत्र में मुख्यतः झुंझुनू, सीकर, उत्तरी पूर्वी डीडवाना कुचामन, उत्तरी दक्षिणी चूरू का क्षेत्र है, यह शेखावाटी में आता है। शेखावाटी प्रदेश में बहने वाली प्रमुख नदी कांतली नदी है। शेखावाटी क्षेत्र में गोचर भूमि को बीड कहा जाता है। जोहेड शेखावाटी क्षेत्र में गोचर भूमि को जोहेड या जोड़ा कहा जाता है। जोहर शेखावाटी क्षेत्र में कच्चे कुएं जोहर कहलाते हैं। शेखावाटी क्षेत्र को बांगर प्रदेश और आंतरिक जल प्रवाही क्षेत्र कहा जाता है। शेखावाटी क्षेत्र में खारे पानी की गर्त या रन हैं, जिनमें डेगाना, सुजानगढ़, ताल छापर, कुचामन, परिहार प्रमुख हैं। 3 नंबर है नागौरी उच्च प्रदेश। नागौरी उच्च प्रदेश में नागौर, डीडवाना कुचामन के आसपास का क्षेत्र सम्मिलित है। नागौरी उच्च प्रदेश में खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं, जैसे सांभर, जयपुर ग्रामीण, डीडवाना कुचामन जिले में, कुचामन झील डीडवाना कुचामन जिले में, डेगाना झील नागौर जिले में, ताल छापर झील चूरू जिले में। यह नागौरी उच्च प्रदेश का भाग है। नागौरी उच्च प्रदेश का विस्तार लूनी बेसिन के उत्तर में, शेखावाटी प्रदेश के दक्षिण में, अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में और नागौरी उच्च प्रदेश क्षेत्र की मृदा में सोडियम क्लोराइड की मात्रा पाई जाती है। नागौरी उच्च प्रदेश में कुबड़ पट्टी पाई जाती है, जिसका क्षेत्र नागौर व अजमेर के मध्यवर्ती भाग में है। नागौरी उच्च प्रदेश में पर्वतीय श्रेणियां पाई जाती हैं, जिनमें प्रमुख मकराना श्रेणी जो सफ़ेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है, जाइल श्रेणी जो फ्लोराइड जल के लिए प्रसिद्ध है, मांगरोली श्रेणी जो जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है, नावा श्रेणी। यह प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं जो नागौरी उच्च प्रदेश में पाई जाती हैं। सांबर झील राजनीतिक दृष्टि से जयपुर ग्रामीण जिले में है। मैप में देखते हैं तो मैप में यहाँ पर ये जो क्षेत्र नज़र आ रहा है, यह सांबर झील का क्षेत्र है और सांबर झील जयपुर ग्रामीण जिले में स्थित है। सांबर झील भौतिक दृष्टि से
नागौरी उच्च प्रदेश का भाग है। राजस्थान की बांका पट्टी फ्लोराइड की समस्या से ग्रसित है। नागौर अजमेर जिलों में फ्लोराइड की अधिकता के कारण लोगों में कुबड़ापन या बांकापन आ जाता है, इसलिए इसे कुबड़ पट्टी अथवा बांका पट्टी कहा जाता है। नागौरी उच्च प्रदेश की औसत ऊंचाई 300 मीटर से 500 मीटर के मध्य है। लूनी बेसिन पश्चिम के मरुस्थल का भाग है, जबकि माही बेसिन, चंबल बेसिन, बनास बेसिन, बाणगंगा बेसिन पूर्वी मैदानी भाग का हिस्सा हैं। एग्जाम में प्रश्न आता है, पश्चिम के मरुस्थल का बेसिन है। ए माही बेसिन, बी चंबल बेसिन, सी बनास बेसिन, डी लूनी बेसिन। तो उत्तर होगा डी लूनी बेसिन। जबकि अन्य तीनों बेसिन हैं वह पूर्वी मैदानी भाग का हिस्सा हैं। लूनी नदी राजस्थान के 2 राज्यों में बहती है, एक राजस्थान, 2 गुजरात। लूनी नदी राजस्थान के 7 जिलों में बहती है, अजमेर, नागौर, ब्यावर, जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा, बाड़मेर, सांचौर। ध्यान दें, जिस समय आप ये टॉपिक पढ़ रहे हो उस समय आपके पास राजस्थान का राजनीतिक मैप होना आवश्यक है। लूनी बेसिन का क्षेत्र है, ये गोडवाड़ प्रदेश कहलाता है। लूनी बेसिन का विस्तार सांचौर, जालोर, पाली, दक्षिणी पूर्वी बाड़मेर, दक्षिणी पूर्वी बालोतरा, दक्षिणी पूर्वी जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर शहर, ब्यावर आदि जिलों में है। मैप में देखें तो मैप में यहाँ पर ये जो क्षेत्र नज़र आ रहा है, यह क्षेत्र लूनी बेसिन का क्षेत्र है। और इस लूनी बेसिन में बहने वाली मुख्य नदी लूनी नदी व उसकी सहायक नदियाँ हैं। लूनी की सहायक नदियों में लीलड़ी, मीठड़ी, बांडी, गुइया, खारी, सागी ये लूनी नदी की सहायक नदियाँ हैं। लूनी बेसिन में लूनी नदी व उसकी सहायक नदियाँ जोजड़ी नदी, मीठड़ी नदी, बांडी नदी, गुइया नदी, खारी नदी, सागी नदी, जवाई नदी, लीलड़ी नदी आदि नदियाँ बहती हैं। लूनी बेसिन में कांपीय मृदा पाई जाती है। लूनी बेसिन की प्रमुख कृत्रिम झीलें अनंत सागर, फतेह सागर, जसवंत सागर, नया गांव, हेमवास, शारदा यह प्रमुख कृत्रिम झीलें हैं जो लूनी बेसिन में पाई जाती हैं। जालोर व सांचौर में ग्रेनाइट से निर्मित पहाड़ियाँ तथा मालानी सयोलाइट की पहाड़ियाँ गुंबदाकार या इंसलबर्ग के रूप में पाई जाती हैं। लूनी बेसिन में 56 की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं जो बालोतरा जिले के मोकलसर गांव से सिवाना तक स्थित हैं। मैप में देखें तो यहाँ पर ये बालोतरा का क्षेत्र है। बालोतरा में 56 की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, जबकि ये जो क्षेत्र प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा का है, इसका मध्यवर्ती ये जो क्षेत्र है यहाँ पर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के मध्य 56 का मैदान पाया जाता है। 56 की पहाड़ियों में ग्रेनाइट अधिक पाया जाता है, इस कारण 56 की पहाड़ियों को ग्रेनाइट पर्वत भी कहा जाता है। माही बेसिन में 56 का मैदान स्थित है और 56 का मैदान बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के मध्य स्थित है, जबकि बांसवाड़ा डूंगरपुर के मध्य का क्षेत्र मेवलिया व देवलिया कहलाता है। ये बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य का क्षेत्र है, इसे 56 का मैदान कहा जाता है। जबकि डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य का ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को मेवलिया व देवलिया कहा जाता है। बांसवाड़ा डूंगरपुर के मध्य का भाग मेवलिया व देवलिया कहलाता है। बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के मध्य का भाग है वह 56 का मैदान कहलाता है। लूनी बेसिन की पूर्वी सीमा काला भरा डूंगर है। लूनी बेसिन में नाकोड़ा पर्वत, बालोतरा,
पीपलूद, बालोतरा, छप्पन की पहाड़ियाँ, बालोतरा, सेंदड़ा, ब्यावर, जवाई बांध, पाली, पार्श्वनाथ मंदिर, बालोतरा आदि स्थित हैं। यह लूनी बेसिन में स्थित हैं। पश्चिम के मरुस्थलीय प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान लूनी बेसिन में पीपलूद, बालोतरा है। पीपलूद को रेगिस्तान का माउंट आबू और राजस्थान का लघु माउंट आबू कहा जाता है। पीपलूद किस जिले में है? तो मैप में देखेंगे पीपलूद बालोतरा में है। पीपलूद को क्या कहा जाता है? पीपलूद को रेगिस्तान का माउंट आबू और राजस्थान का लघु माउंट आबू कहा जाता है। छप्पन की पहाड़ियों में स्थित पीपलूद में हल्देश्वर महादेव का मंदिर स्थित है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की स्थिति दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है, अथवा राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की स्थिति उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। मैप में देखते हैं तो यहाँ पर अरावली पर्वतमाला का प्रारंभ सिरोही से होता है और झुंझुनू के सिंघाना तक है। यहाँ पर इस क्षेत्र में अरावली पर्वतमाला है, वह फैली हुई है। अरावली पर्वतमाला है वह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की ओर फैली हुई है। आप कह सकते हैं अरावली पर्वतमाला का विस्तार उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम की ओर है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को दो भागों में बांटती है। एक जो भाग है उसे कहते हैं अपन उत्तरी पश्चिमी राजस्थान। ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है इसे कहा जाता है उत्तरी पश्चिमी राजस्थान, और दूसरा ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है इसे कहा जाता है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। ये दक्षिणी पूर्वी राजस्थान है और ये उत्तरी पश्चिमी राजस्थान है। और अरावली पर्वतमाला राजस्थान को दो भागों में बांटती है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को दो भागों में बांटती है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, उत्तरी पश्चिमी राजस्थान। अरावली पर्वतमाला का विस्तार अधिकतम से न्यूनतम की ओर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है, अथवा कह सकते हैं अरावली पर्वतमाला का विस्तार न्यूनतम से अधिकतम की ओर बात करें तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। मैप में देखते हैं, मैप में यहाँ पर ये जो सामने क्षेत्र नजर आ रहा है यह क्षेत्र अरावली पर्वतमाला का क्षेत्र है। यदि पूछा जाए अरावली पर्वतमाला का विस्तार न्यूनतम से अधिकतम की ओर तो बात करेंगे दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की ओर जाने पर अरावली पर्वतमाला का विस्तार अधिकतम से न्यूनतम की ओर होता है। जबकि इसके विपरीत बात करें तो यहाँ पर ये अरावली पर्वतमाला का क्षेत्र है और इस अरावली पर्वतमाला में उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम की ओर जाते हैं तो अरावली पर्वतमाला का विस्तार न्यूनतम से अधिकतम की ओर होता है। अरावली पर्वतमाला का क्षेत्रफल 9% है, जहां पर राजस्थान की कुल जनसंख्या का 10% जनसंख्या निवास करती है। अरावली पर्वतमाला गोंडवाना लैंड का अवशेष मानी जाती है। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम भौतिक प्रदेश अरावली पर्वतमाला है और राजस्थान का सबसे नवीनतम भौतिक प्रदेश पश्चिम का मरुस्थल है। राजस्थान के भौतिक प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया है। 1 पश्चिम का मरुस्थल, 2 अरावली पर्वतमाला, 3 पूर्वी के मैदान, 4 पठारी भाग। ऊंचाई के आधार पर राजस्थान का सबसे ऊंचा भौतिक प्रदेश अरावली पर्वतमाला है
और ऊंचाई के आधार पर राजस्थान का सबसे नीचा भौतिक प्रदेश है वह पश्चिम का मरुस्थल है। अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमालाओं में से एक है। अरावली पर्वतमाला अवशिष्ट पर्वतमाला है। अरावली पर्वतमाला प्री कैम्ब्रियन काल की मानी जाती है। अरावली पर्वतमाला की आयु 650 मिलियन वर्ष के लगभग मानी जाती है। अरावली पर्वतमाला का प्रारंभ अरब सागर से होता है। इस कारण अरावली पर्वतमाला का पिता अरब सागर को कहा जाता है और अरब सागर में लक्षद्वीप के पास से अरावली पर्वतमाला का प्रारंभ होता है। अरावली पर्वतमाला का प्रारंभ गुजरात के पालनपुर से लेकर केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में रायसीना की पहाड़ियां तक है। रायसीना की पहाड़ियों पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। अरावली पर्वतमाला का विस्तार 3 राज्यों, 1 गुजरात, 2 राजस्थान, 3 हरियाणा और 1 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तक है। कहा जा सकता है कि अरावली पर्वतमाला का विस्तार 4 में है: गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली। मैप में देखें तो यहाँ पर जो क्षेत्र नज़र आ रहा है यह क्षेत्र गुजरात का क्षेत्र है, यह राजस्थान है और यहाँ पर हरियाणा, और हरियाणा से आगे जाएंगे तो यहाँ पर दिल्ली का क्षेत्र है। यहाँ पर ये अरावली पर्वतमाला है, तो ये अरावली पर्वतमाला है, ये गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली तक विस्तार है। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई 692 किलोमीटर है। अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में लंबाई 550 किलोमीटर है। अरावली पर्वतमाला का 80% भाग राजस्थान में है। अरावली पर्वतमाला का राजस्थान में विस्तार सिरोही के खेड़ बर्मा से लेकर झुंझुनू के सिंघाना तक है। मैप में देखें, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का प्रारंभ सिरोही के खेड़ बर्मा से होता है और इसका समापन झुंझुनू के सिंघाना तक होता है। ध्यान रखना, सिंघाना झुंझुनू जिले में है और खेतड़ी नीमका थाना जिले में है। जिस समय राजस्थान में 33 जिले थे उस समय खेतड़ी और सिंघाना दोनों झुंझुनू जिले में थे। वर्तमान में राजस्थान में 50 जिले हो गए हैं, तो सिंघाना है यह झुंझुनू जिले में है और खेतड़ी नीमका थाना जिले में है। राजस्थान में जल विभाजन का कार्य अरावली पर्वतमाला करती है। मैप में देखेंगे अपन, यहाँ पर ये अरावली पर्वतमाला का क्षेत्र है और अरावली पर्वतमाला राजस्थान में जल विभाजन का कार्य करती है। अरावली पर्वतमाला से पूर्व दिशा की ओर जो नदियां बहती हैं वे नदियां अपना जल हैं वह बंगाल की खाड़ी में ले जाती हैं। अरावली पर्वतमाला से निकलकर पश्चिम की ओर और दक्षिण की ओर जो नदियां बहती हैं वह नदियां अपना जल अरब सागर में ले जाती हैं। अरावली पर्वतमाला से निकलकर अरब सागर में जल ले जाने वाली प्रमुख नदियां हैं। उनमें 1 लूनी व उसकी सहायक नदियां, 2 पश्चिमी बनास उसकी सहायक नदियां, साबरमती नदी और उसकी सहायक नदियां अपना जल अरब सागर में ले जाती हैं। अरब सागर का मानसून राजस्थान में कम वर्षा करता है क्योंकि अरावली पर्वतमाला के समानांतर गुजर जाता है। यहाँ पर बताया गया है अरब सागर से आने वाला मानसून, ये अरब सागर से मानसून आ रहा है और यह मानसून अरावली पर्वतमाला के समानांतर गुजर जाता है। इस कारण राजस्थान में वर्षा कम करता है। एग्जाम में पूछा जाता है
अरब सागर का मानसून राजस्थान में कम वर्षा क्यों करता है? क्योंकि अरावली के समानांतर गुजर जाता है। यदि अरावली पर्वतमाला की स्थिति इस प्रकार से होती और यहां से अरब सागर का मानसून आता, ये अरब सागर का मानसून आता, तो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा इस भाग में, कहने का दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा अरब सागर का मानसून करता। परंतु वर्तमान में अरब सागर का मानसून इस क्षेत्र में वर्षा नहीं करता है, क्योंकि अरावली पर्वतमाला की स्थिति ये है और यहाँ पर ये अरब सागर का मानसून आता है और ये अरब सागर का मानसून है, यह अरावली पर्वतमाला के समानांतर गुजर जाता है। इस कारण यह कम वर्षा करता है। बंगाल की खाड़ी का मानसून राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी भाग में वर्षा नहीं करता है, क्योंकि अरावली पर्वतमाला से टकरा जाता है। यहाँ पर ये जो क्षेत्र है ये बंगाल की खाड़ी का मानसून है। बंगाल की खाड़ी का मानसून राजस्थान में अधिक वर्षा करता है, परंतु यहाँ पर ये जो क्षेत्र देखेंगे अपन, यहाँ पर जो उत्तरी पश्चिमी राजस्थान है ये उत्तरी है और ये पश्चिमी है, ये उत्तरी पश्चिमी राजस्थान है। इस राजस्थान में बंगाल की खाड़ी का मानसून वर्षा नहीं करता है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी का मानसून ये आकर के अरावली पर्वतमाला से टकरा जाता है और अरावली पर्वतमाला से टकराने के कारण इस क्षेत्र में वर्षा नहीं कर पाता है। परंतु यहाँ पर ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है, इस क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी का मानसून सर्वाधिक वर्षा करता है। अरावली पर्वतमाला के उपनाम। अरावली पर्वतमाला को भौगोलिक भाषा में कहा गया है पेरू। अरावली पर्वतमाला को बूंदी में कहा जाता है आडावाल पर्वत। अरावली पर्वतमाला को विष्णु पुराण में कहा गया है परिपत्र। अरावली पर्वतमाला को सिरोही में कहा जाता है आबू गुलाब। अरावली पर्वतमाला को उदयपुर में कहा जाता है आडा बट्टा। अरावली पर्वतमाला को अबुल फजल ने कहा है ऊंट की गर्दन। अरावली पर्वतमाला को कर्नल जेम्स टोड ने कहा है हिंदू ओलंपस। अरावली पर्वतमाला को भारत का अल्पेशियन कहा जाता है। अरावली पर्वतमाला को 3 भागों में बांटा गया है। 1 दक्षिणी पश्चिमी अरावली पर्वतमाला, 2 मध्य अरावली पर्वतमाला, 3 उत्तरी पूर्वी अरावली पर्वतमाला। मैप में देखते हैं तो मैप में यहाँ पर अरावली पर्वतमाला है। इस अरावली पर्वतमाला को 3 भागों में बांटा गया है। यहाँ सिरोही से लेकर के राजसमंद का देवगढ़ है और ये जो क्षेत्र सामने दिखाई दे रहा है इसको कहा जाता है दक्षिणी अरावली, अथवा इसे कहा जाता है दक्षिणी पश्चिमी अरावली पर्वतमाला। यहाँ पर ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है यह क्षेत्र जयपुर ग्रामीण में सांभर का क्षेत्र है और देवगढ़, राजसमंद के देवगढ़ से लेकर के सांभर तक का ये यह जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है इस क्षेत्र को कहा जाता है मध्य अरावली पर्वतमाला। इससे आगे बढ़े अपन और यहाँ पर सांभर से लेकर झुंझुनू के सिंघाना, ये सिंघाना का क्षेत्र है और यहाँ तक कि इस क्षेत्र की बात करें तो इस क्षेत्र को कहा जाता है उत्तरी पूर्वी अरावली पर्वतमाला। ये क्षेत्र उत्तरी पूर्वी अरावली पर्वतमाला का क्षेत्र है। अरावली पर्वतमाला को कितने भागों में बांटा है? 3। 1 नंबर दक्षिणी पश्चिमी अरावली पर्वतमाला, या इसे कहा जा सकता है दक्षिणी अरावली पर्वतमाला। दक्षिणी अरावली पर्वतमाला सिरोही से लेकर राजसमंद के देवगढ़ तक दक्षिणी पश्चिमी अरावली है अथवा दक्षिणी अरावली है। राजसमंद के देवगढ़ से लेकर सांभर झील तक जो अरावली पर्वतमाला का क्षेत्र है उसे कहा जाता है मध्य अरावली पर्वतमाला। और सांभर से लेकर के सिंघाना तक का क्षेत्र है, इसे कहा जाता है
उत्तरी पूर्वी अरावली पर्वतमाला या उत्तरी अरावली पर्वतमाला। दक्षिणी पश्चिमी अरावली पर्वतमाला का विस्तार राजस्थान के सिरोही के आबू से लेकर राजसमंद के देवगढ़ तक है। दक्षिणी पश्चिमी अरावली पर्वतमाला का विस्तार बताओ। सिरोही के आबू से लेकर राजसमंद के देवगढ़ तक। मध्य अरावली पर्वतमाला का विस्तार राजसमंद के देवगढ़ से लेकर जयपुर ग्रामीण के सांबर तक। मध्य अरावली पर्वतमाला का विस्तार बताओ। राजसमंद के देवगढ़ से लेकर जयपुर ग्रामीण के सांबर तक। उत्तरी पूर्वी अरावली पर्वतमाला का विस्तार राजस्थान के जयपुर ग्रामीण के सांबर से लेकर झुंझुनू के सिंघाना तक है। उत्तरी पूर्वी अरावली पर्वतमाला का विस्तार बताओ। सांभर से लेकर के सिंघाना तक। अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई 930 मीटर। दक्षिणी पश्चिमी अरावली की औसत ऊंचाई 1000 मीटर। मध्य अरावली की औसत ऊंचाई 700 मीटर। उत्तरी पूर्वी अरावली की औसत ऊंचाई 450 मीटर है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है जो 1722 मीटर है और सिरोही जिले में स्थित है। दक्षिणी पश्चिमी अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है जो 1722 मीटर है और सिरोही में है। ध्यान रखना, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है और दक्षिणी पश्चिमी अरावली पर्वतमाला की भी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। मध्य अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गोरमजी है जो 934 मीटर और ब्यावर में स्थित है। उत्तरी पूर्वी अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ है जो 1055 मीटर है और सीकर जिले में स्थित है। अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में है। अरावली पर्वतमाला का न्यूनतम विस्तार अजमेर में है। मैप में देखें तो यहाँ पर यह क्षेत्र उदयपुर का है और अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार उदयपुर जिले में है। यहाँ पर ये अजमेर का क्षेत्र है। अरावली पर्वतमाला का न्यूनतम विस्तार अजमेर जिले में है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है वह गुरु शिखर है जो यहाँ मैप में देखें तो इस सिरोही जिले में है। मध्य अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गोरमजी है जो यहाँ पर ये ब्यावर में है और उत्तरी अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ है जो इस सीकर जिले में स्थित है। राजस्थान का उच्चतम स्थल है वह गुरु शिखर है जो सिरोही जिले में है। राजस्थान का निम्नतम स्थल सांबर झील है जो यहाँ पर जयपुर ग्रामीण जिले में स्थित है। सांबर झील है यह राजनीतिक दृष्टि से जयपुर ग्रामीण जिले में आती है। भौगोलिक दृष्टि से नागौरी उच्च प्रदेश में आती है। सांबर झील का जो विस्तार है वह जयपुर ग्रामीण, डीडवाना कुचामन, अजमेर 3 जिलों में है। राजस्थान का उच्चतम स्थल गुरु शिखर सिरोही जिले में। राजस्थान का निम्नतम स्थल सांबर झील जयपुर ग्रामीण में। अरावली पर्वतमाला का प्रारंभ अरब सागर में मिनिकॉय द्वीप लक्षद्वीप से माना जाता है। मिनिकॉय द्वीप और लक्षद्वीप को अलग करने वाला जो चैनल है उसका नाम है नॉर्थ डिग्री चैनल। नॉर्थ डिग्री चैनल मिनिकॉय व लक्षद्वीप को अलग करता है। अरावली पर्वतमाला को राजस्थान का एक योजक प्रदेश भी कहा जाता है। अरावली पर्वतमाला की तुलना उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की अल्पेशियन पर्वतमाला से की जाती है। यहाँ पर अपन मैप में देखें ये अरावली पर्वतमाला है और इस अरावली पर्वतमाला से निकलकर अरब सागर में जो नदियाँ जाती हैं उनमें 2 नदियाँ हैं जो कच्छ की खाड़ी में सीधा जल ले जाती हैं। एक नदी है
जो अरावली पर्वतमाला से निकलती है और खंबात की खाड़ी में सीधा जल ले जाती है। अरावली पर्वतमाला से निकलकर कच्छ की खाड़ी में सीधा जल ले जाने वाली दो नदियां हैं। एक नदी है लूनी, जो अजमेर, नागौर, ब्यावर, जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा, बाड़मेर, सांचौर से बहती हुई कच्छ की खाड़ी में जाती है। और दूसरी है सिरोही से निकलकर गुजरात से बहती हुई कच्छ की खाड़ी में अपना सीधा जल ले जाती है। जबकि खंबात की खाड़ी में उदयपुर से निकलने वाली साबरमती नदी है, जो उदयपुर से निकलती है और गुजरात से बहती हुई अपना जल खंबात की खाड़ी में ले जाती है। ये तीन नदियां हैं जो अरावली पर्वतमाला से निकलती हैं और अपना सीधा जल है वह अरब सागर में ले जाती हैं। ध्यान रखना, माही नदी है, यह मध्य प्रदेश से निकलती है, परंतु इसका उद्गम अरावली पर्वतमाला से नहीं होता है, बल्कि यह विंध्याचल पर्वतमाला से निकलती है। माही नदी मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वतमाला से निकलकर राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के खादू गांव में प्रवेश करती है। उसके बाद बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर से बहती हुई गुजरात में जाकर के खंबात की खाड़ी में अपना सीधा जल ले जाती है। अरावली पर्वतमाला से निकलकर कच्छ की खाड़ी अरब सागर में सीधा जल ले जाने वाली दो नदियां हैं। एक लूनी नदी, दो पश्चिमी बनास नदी। लूनी नदी अजमेर जिले से निकलती है, पश्चिमी बनास नदी सिरोही जिले से निकलती है। अरावली पर्वतमाला से निकलकर खंबात की खाड़ी अरब सागर में सीधा जल ले जाने वाली एक नदी है और वह नदी है साबरमती नदी। साबरमती नदी का उद्गम राजस्थान के उदयपुर जिले से होता है। अरावली पर्वतमाला से निकलकर बंगाल की खाड़ी में सीधा जल ले जाने वाली कोई नदी नहीं है, यानी राजस्थान की ऐसी कोई नदी नहीं है जो अपना सीधा जल बंगाल की खाड़ी में ले जाए। अरावली पर्वतमाला यूरेशियन प्लेट से अलग हुई थी। ग्रेनाइट, रायोलाइट चट्टानें जालोर सांचौर क्षेत्र में पाई जाती हैं। और ग्रेनाइट सिटी किसे कहा जाता है, तो ग्रेनाइट सिटी जालोर को कहा जाता है। अब अध्ययन करते हैं दक्षिणी पश्चिमी अरावली पर्वतमाला का। दक्षिणी पश्चिमी अरावली पर्वतमाला का विस्तार सिरोही के आबू से लेकर राजसमंद के देवगढ़ तक है। मैप में देखें अपन, यहाँ पर ये सिरोही का आबू का क्षेत्र है और यह राजसमंद का देवगढ़ का क्षेत्र है। इसके मध्य में ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है, इस क्षेत्र में अरावली पर्वतमाला स्थित है। इसे कहा जाता है दक्षिणी पश्चिमी अरावली पर्वतमाला। दक्षिणी पश्चिमी अरावली पर्वतमाला को दक्षिणी अरावली भी कहा जाता है। दक्षिणी अरावली का विस्तार सिरोही, उदयपुर, सलूम्बर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, पाली आदि जिलों में है। मैप में देखते हैं अरावली पर्वतमाला का विस्तार सिरोही, उदयपुर, सलूम्बर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, पाली इन जिलों में दक्षिणी पश्चिमी अरावली पर्वतमाला का विस्तार है। दक्षिणी अरावली का निर्माण ग्रेनाइट चट्टानों से हुआ है। दक्षिणी पश्चिमी अरावली पर्वतमाला से बेडस नदी, सोम नदी, जाखम नदी, पश्चिमी बनास नदी, कोठारी नदी, खारी नदी आदि नदियों का उद्गम होता है। ध्यान रखना, बनास नदी राजस्थान के राजसमंद जिले से निकलती है, जबकि पश्चिमी बनास नदी है यह सिरोही से निकलती है। मैप में देखते हैं, ये राजसमंद है और राजसमंद से बनास नदी का उद्गम होता है। यह सिरोही है और सिरोही से पश्चिमी बनास नदी का उद्गम होता है। पश्चिमी बनास नदी का जल है वह अरब सागर में जाता है और बनास नदी का जो जल है वह बंगाल की खाड़ी में जाता है।
ध्यान रखना, पश्चिमी बनास नदी है वह अपना जल सीधा अरब सागर में ले जाती है, परंतु बनास नदी अपना सीधा जल बंगाल की खाड़ी में नहीं ले जाती है। बनास नदी अपना जल चंबल नदी में ले जाती है, चंबल अपना जल यमुना में ले जाती है, यमुना अपना जल गंगा में ले जाती है और गंगा अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। अब अध्ययन करते हैं दक्षिणी पश्चिमी अरावली पर्वतमाला की चोटियां। चोटी का नाम, ऊंचाई और जिला। गुरु शिखर, ऊंचाई 1722 मीटर, सिरोही जिले में स्थित है। शेर 1597 सिरोही जिले में है। दिलवाड़ा 1442 मीटर, सिरोही। जरगा 1431 मीटर, उदयपुर। अचलगैट 1380 मीटर, सिरोही। आबू 1295 मीटर, सिरोही। कोमलगैट 1224 मीटर, राजसमंद। धोनिया 1183 मीटर, उदयपुर। जयराज 1090 मीटर, सिरोही। ऋषिकेश 1070 मीटर, सिरोही। कमलनाथ 1001 मीटर, उदयपुर। सुंदा पर्वत 991 मीटर, जालोर। माकड़मगरा 989 मीटर, उदयपुर। सजनगढ़ 938 मीटर, उदयपुर। सायरा 900 मीटर, उदयपुर। लीलागढ़ 874 मीटर, उदयपुर। डोरा पर्वत 869 मीटर, जालोर। नागपानी 867 मीटर, उदयपुर। गोगुंदा 840 मीटर, उदयपुर। इसराना भाकर 839 मीटर, जालोर। रोजा भाकर 730 मीटर, जालोर। झारोला भाकर 588 मीटर, जालोर। कोटड़ा 450 मीटर, उदयपुर। ऋषभदेव 400 मीटर, उदयपुर। यह दक्षिणी पश्चिमी अरावली पर्वतमाला की चोटियां हैं। मैप में देखते हैं तो आप बताओ, ऋषभदेव चोटी किस जिले में है? उदयपुर। कोटड़ा चोटी किस जिले में है? उदयपुर। इसराना भाकर, रोजा भाकर, झारोला भाकर किस जिले में है? उत्तर है जालोर। गोगुंदा, नागपानी किस जिले में है? उदयपुर। मैप में देखते हैं, यह सिरोही है और सिरोही में स्थित चोटियों के नाम गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, आबू, जयराज। यह चोटियां सिरोही जिले में स्थित हैं। अब दक्षिणी पश्चिमी अरावली पर्वतमाला की उदयपुर में स्थित चोटियों की बात करें तो उदयपुर में स्थित चोटियां 1 जरगा, 2 कमलनाथ, 3 माकड़मगरा, 4 सजनगढ़, 5 सायरा, 6 लीलागढ़, 7 नागपानी, 8 गोगुंदा, 9 कोटड़ा, 10 ऋषभदेव। ये 10 चोटियां हैं जो उदयपुर जिले में स्थित हैं। अब हम देखते हैं जालोर जिले में स्थित अरावली पर्वतमाला की चोटियां। 1 सुंदा पर्वत, 2 इसराना भाकर, 3 रोजा भाकर, 4 झारोला भाकर। मैप में अपन देखें राजसमंद जिले की चोटियां। ये राजसमंद क्षेत्र है और राजसमंद की सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम है कुंभलगढ़। है दक्षिणी पश्चिमी अरावली पर्वतमाला के पठार। 1 भोराट का पठार। यह पठार गोगुंदा, उदयपुर से कुंभलगढ़ राजसमंद के मध्य भाग में स्थित है। मैप में देखें अपन, यह उदयपुर है और उदयपुर में यहाँ गोगुंदा है, ये कुंभलगढ़ है और गोगुंदा और कुंभलगढ़ इस भाग में स्थित ये पठार है, जिस पठार को कहा जाता है भोराट का पठार।
भोराट के पठार की ऊंचाई 920 मीटर है। भोराट के पठार की सबसे ऊंची चोटी जरगा है जो उदयपुर में है और जिसकी ऊंचाई 1431 मीटर है। 2 नंबर है उड़िया का पठार। उड़िया का पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। उड़िया का पठार सिरोही जिले में स्थित है जिसकी ऊंचाई 1360 मीटर है। उड़िया का पठार गुरु शिखर के नीचे स्थित है। मैप में देखें तो यह सिरोही स्थित है और सिरोही में राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है जिस पठार का नाम है उड़िया का पठार। उड़िया के पठार की ऊंचाई कितनी है तो ऊंचाई है 1360 मीटर। आबू का पठार सिरोही जिले में स्थित है और यह राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। आबू के पठार की ऊंचाई 1200 मीटर है। आबू का पठार संपूर्ण ग्रेनाइट से निर्मित है। आबू के पठार को बैथोलिक की संज्ञा दी जाती है। स्थलाकृति की दृष्टि से आबू का पठार इंसेलबर्ग भी कहलाता है। 4 नंबर लसाड़िया का पठार। लसाड़िया का पठार जयसमंद झील के पूर्वी भाग में स्थित है और लसाड़िया का पठार सलूम्बर जिले में स्थित है। मैप में देखें तो यहाँ पर ये सलूम्बर जिला है। यह क्षेत्र पहले उदयपुर में आता था। सलूम्बर जिले में राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील स्थित है जिसका नाम है जयसमंद झील। जयसमंद झील के पूर्वी भाग में स्थित जो पठार है उसे कहा जाता है लसाड़िया का पठार। 5 नंबर है ऊपरमाल का पठार। यह पठार बिजोलिया भीलवाड़ा से लेकर भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के मध्य स्थित है। मानदेसरा का पठार चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। मेसा पठार चित्तौड़गढ़ में स्थित है। मेसा पठार की ऊंचाई 620 मीटर है। चित्तौड़गढ़ का किला मेसा पठार पर स्थित है। भोमट का पठार। यह पठार पूर्वी सिरोही, दक्षिणी उदयपुर, सलूम्बर, उत्तरी डूंगरपुर के मध्य स्थित है। मैप में देखें तो यहाँ पर ये जो क्षेत्र पूर्वी सिरोही, दक्षिणी उदयपुर, सलूम्बर, उत्तरी डूंगरपुर का ये जो क्षेत्र है यहाँ पर भोमट का पठार स्थित है। धीराजी का पठार चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। अब बात करते हैं अपन गुरु शिखर की। गुरु शिखर अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। सिरोही जिले में है। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। गुरु शिखर को कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर कहा है। गुरु शिखर हिमालय पर्वतमाला की माउंट एवरेस्ट और पश्चिमी घाट की नीलगिरी के मध्य सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है। गुरु शिखर को गुरु माथा भी कहा जाता है। आबू पर्वत पर वशिष्ठ आश्रम, पांडव भवन, ज्ञान सरोवर, अबूर्दा देवी टेवरेक, गौतम आश्रम, नन रोक, टोड रोक, लव पॉइंट, सन पॉइंट आदि स्थित हैं। भाकर पूर्वी सिरोही के पश्चिम में तीव्र ढाल वाली एवं उबड़ खाबड़ भाग को स्थानीय भाषा में भाकर कहा जाता है। गिरवा उदयपुर बेसिन को कुछ पहाड़ियां तस्तरी नुमा आकृति से घेरे हुए हैं। पहाड़ियों की इस श्रृंखला को स्थानीय भाषा में गिरवा कहा जाता है। मगरा उदयपुर का उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय भूभाग मगरा कहलाता है। नाकोड़ा पर्वत बालोतरा में गोलाकार पहाड़ियां हैं। इन्हें 56 की पहाड़ियां कहा जाता है
और इन्हें नाकोड़ा पर्वत भी कहा जाता है। यहाँ पर मेवा नगर का जैन तीर्थ पार्श्वनाथ और देव भैरव के कारण यह क्षेत्र प्रसिद्ध है। देसरो उदयपुर में जरगा और रागा की पहाड़ियों के मध्य हरा भरा क्षेत्र है, उसे देसरो कहा जाता है। वागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र है, उसे वागड़ कहा जाता है। मेवलिया व देवलिया बांसवाड़ा डूंगरपुर के मध्य का भाग मेवलिया व देवलिया कहा जाता है, जबकि बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य का भाग छप्पन का मैदान कहा जाता है। दक्षिणी पश्चिमी अरावली पर्वतमाला के प्रमुख दर्रे। एक सोमेश्वर की नाल दर्रे को मेवाड़ में नाल कहा जाता है। यह दर्रा पाली में स्थित है। सोमेश्वर की नाल दर्रा देसूरी, पाली और रणकपुर पाली को जोड़ता है, यानी देसूरी और रणकपुर को जोड़ने वाला जो दर्रा है वह सोमेश्वर दर्रा है। फुलवारी की नाल यह उदयपुर जिले में स्थित है। देसूरी की नाल को जीलवा की नाल, पगलिया की नाल भी कहा जाता है। देसूरी की नाल मेवाड़ और मारवाड़ को जोड़ने का कार्य करती है। मेवाड़ उदयपुर के आसपास का क्षेत्र कहलाता है, मारवाड़ जोधपुर के आसपास का क्षेत्र कहलाता है। देसूरी की नाल है देसूरी पाली और चार भुजा राजसमंद में है, इन दोनों को जोड़ती है। केवड़ा की नाल उदयपुर में स्थित है, जो उदयपुर को सलूंबर से जोड़ती है। मेवाड़ में दर्रों को नाल कहा जाता है। ढेबर दर्रा, यह दर्रा सलूंबर जिले में स्थित है। केवड़ा की नाल उदयपुर जिले में स्थित है। हाथी गुड्ढा की नाल राजसमंद को पाली से जोड़ती है। बोरांग दर्रा सिरोही में स्थित है, जो आबू को उदयपुर से जोड़ता है। आथी नाल उदयपुर में स्थित है, जो सिरोही को उदयपुर से जोड़ती है। कमली घाट दर्रा राजसमंद जिले में स्थित है। अब अध्ययन करते हैं अपन मध्य अरावली पर्वतमाला। मैप में देखते हैं तो यहाँ पर ये राजसमंद का क्षेत्र है और राजसमंद में देवगढ़ है। यहाँ पर जयपुर ग्रामीण का सांबर का क्षेत्र है, ये सांबर है, और सांबर से लेकर देवगढ़ का ये जो क्षेत्र नज़र आ रहा है, इस क्षेत्र में मध्य अरावली पर्वतमाला स्थित है। मध्य अरावली पर्वतमाला का प्रारंभ राजसमंद के देवगढ़ से लेकर जयपुर ग्रामीण के सांबर तक है। मध्य अरावली पर्वतमाला का विस्तार राजसमंद जिले के देवगढ़ से लेकर जयपुर ग्रामीण के सांबर तक है। मध्य अरावली पर्वतमाला का विस्तार उत्तरी राजसमंद, अजमेर, दूदू, दक्षिणी जयपुर ग्रामीण, ब्यावर, उत्तरी पश्चिमी भीलवाड़ा, उत्तरी पूर्वी पाली, दक्षिणी पूर्वी डीडवाना कुचामन आदि जिलों में इसका विस्तार है। मध्य अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई 700 मीटर है। मध्य अरावली पर्वतमाला की चोटियां, चोटी का नाम, ऊंचाई और जिला। गोरमजी घाट ऊंचाई 934 मीटर, ब्यावर। माराई जी ऊंचाई 933 मीटर, ब्यावर। तारागढ़ 870 मीटर, अजमेर। नाग 795 मीटर, अजमेर। यह मध्य अरावली पर्वतमाला की प्रमुख चोटियां हैं। मेरवाड़ा की पहाड़ियां ब्यावर जिले में हैं। यहाँ मैप में देखें अपन, मेरवाड़ा की पहाड़ियां ब्यावर जिले में स्थित हैं। उदयपुर के आसपास का क्षेत्र मेवाड़ कहलाता है, जोधपुर के आसपास का क्षेत्र मारवाड़ कहलाता है। जोधपुर के आसपास का क्षेत्र मारवाड़ कहलाता है, उदयपुर के आसपास का क्षेत्र मेवाड़ कहलाता है। मारवाड़ व मेवाड़ को मेरवाड़ा की पहाड़ियां अलग करने का कार्य करती हैं।
दो पहाड़ों के मध्य तंग रास्ता है उसे दर्रा अथवा नाल कहा जाता है। मध्य अरावली पर्वतमाला के प्रमुख दर्रे, दर्रा और जिला। बर दर्रा अथवा बार दर्रा, ब्यावर, पखेरिया दर्रा, ब्यावर, शिवपुर घाट दर्रा, ब्यावर, देबारी दर्रा, ब्यावर, सूरा घाट दर्रा, ब्यावर, दिवेर दर्रा, राजसमंद, गोरम घाट दर्रा, राजसमंद, कामली घाट दर्रा, राजसमंद, कछवाली दर्रा, ब्यावर, सरूपा घाट दर्रा, ब्यावर, उदाबारी दर्रा, ब्यावर, पीपली दर्रा, ब्यावर। ये मध्य अरावली पर्वतमाला के प्रमुख दर्रे हैं। उत्तरी पूर्वी अरावली पर्वतमाला। अब अध्ययन करते हैं उत्तरी पूर्वी अरावली पर्वतमाला। मैप में देखें तो उत्तरी पूर्वी अरावली पर्वतमाला का प्रारंभ है, यह जयपुर ग्रामीण के सांबर से होता है। ये जो क्षेत्र है ये सांबर है और झुंझुनू के सिंघाना यहाँ पर जाकर के उत्तरी पूर्वी अरावली पर्वतमाला का समापन होता है। तो यहाँ पर ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है यह क्षेत्र उत्तरी पूर्वी अरावली पर्वतमाला का क्षेत्र है। उत्तरी पूर्वी अरावली पर्वतमाला का प्रारंभ कहाँ से होता है तो मैप में देखते हैं यहाँ सांबर से होता है। उत्तरी पूर्वी अरावली पर्वतमाला का समापन कहाँ पर होता है तो यहाँ पर मैप में देखें तो ये सिंघाना में होता है। उत्तरी पूर्वी अरावली पर्वतमाला का विस्तार जयपुर ग्रामीण के सांबर से लेकर झुंझुनू के सिंघाना तक है। उत्तरी अरावली का विस्तार अलवर, कोटपुतली बहरोड, खैरथल तिजारा, नीमका थाना, दक्षिणी पूर्वी झुंझुनू, दक्षिणी पूर्वी डिडवाना कुचामन, जयपुर ग्रामीण, उत्तरी भाग, जयपुर शहर, उत्तरी दूदू आदि जिलों में उत्तरी पूर्वी अरावली पर्वतमाला का विस्तार है। उत्तरी अरावली की औसत ऊंचाई 450 मीटर है। अरावली पर्वतमाला में शेखावाटी की पहाड़ियाँ, तोरावाटी की पहाड़ियाँ, बैराठ की पहाड़ियाँ, जयपुर की पहाड़ियाँ, अलवर की पहाड़ियाँ आदि स्थित हैं। उत्तरी अरावली पर्वतमाला में से बाणगंगा नदी, मेंथा नदी, साबी नदी, कांतली नदी आदि नदियों का उद्गम होता है। उत्तरी अरावली पर्वतमाला में स्थित पहाड़ मोरडा पहाड़ झुंझुनू में, हर्ष पहाड़, सीकर, ईगल पहाड़, जयगढ़ जयपुर शहर, काली खोह पहाड़ आमेर जयपुर शहर, क्रासना का पठार अलवर, कांकनवाड़ी का पठार अलवर, काली घाटी अलवर, बासडी पहाड़ झुंझुनू, खंडेला की पहाड़ियाँ नीमका थाना, मनोहरपुरा थाना की पहाड़ियाँ जयपुर ग्रामीण, सेवर की पहाड़ियाँ जयपुर ग्रामीण, उदयनाथ की पहाड़ियाँ अलवर, यह उत्तरी अरावली पर्वतमाला में स्थित पहाड़ियाँ हैं। उत्तरी पूर्वी अरावली पर्वतमाला की चोटियाँ रघुनाथगढ़ 1055 मीटर, सीकर, मालखेत 1052 मीटर, सीकर, लोहारगल 1051 मीटर, झुंझुनू, भोजगढ़ 997 मीटर, नीमका थाना, खोह 920 मीटर, जयपुर ग्रामीण, बहरात, अलवर, बरवाड़ा 786 मीटर, जयपुर ग्रामीण, बबाई 780 मीटर, नीमका थाना, बिलाली 775 मीटर, कोटपुतली बहरोड, मनोहरपुरा 747 मीटर, जयपुर ग्रामीण, बैराठ 704 मीटर, कोटपुतली बहरोड, सरिस्का 677 मीटर, अलवर, सीरावास 651 मीटर, अलवर, भानगढ़ 649 मीटर, अलवर, जयगढ़ 648 मीटर, जयपुर शहर, नाहरगढ़ 599 मीटर, जयपुर शहर,
अलवर किला 597 मीटर अलवर। यह जो चोटियां हैं वह उत्तरी पूर्वी अरावली पर्वतमाला की चोटियां हैं। विशेष रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ियां 12 जिले में स्थित हैं। रामगढ़ की पहाड़ियों के मध्य उल्का पिंड गिरने से एक झील का निर्माण हुआ है। मैप में देखें तो यहां पर ये 12 जिला है जो राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में है। 12 जिले में रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ियां हैं और रामगढ़ की पहाड़ियों के मध्य उल्का पिंड गिरने से एक झील का निर्माण हुआ है। और जो रामगढ़ की पहाड़ियां हैं यह इस अरावली पर्वतमाला का भाग नहीं है। ध्यान रखना, रामगढ़ की पहाड़ियां हैं, ये अरावली पर्वतमाला का भाग नहीं। रामगढ़ की पहाड़ियां हाड़ौती के पठारी भाग में स्थित हैं। बीजासन की पहाड़ियां भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ में स्थित हैं। सारण की पहाड़ियां पाली में स्थित हैं। मुकुंदरा की पहाड़ियां कोटा झालावाड़ में स्थित हैं जो हाड़ौती क्षेत्र में स्थित हैं। मुकुंदरा की पहाड़ियां मैप में देखें तो यहां पर ये कोटा है और ये झालावाड़ है। कोटा झालावाड़ के मध्य मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित हैं और यह पहाड़ियां दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती के पठारी भाग का हिस्सा हैं। गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर में स्थित हैं जहां पर बेड़च नदी का उद्गम होता है। बेड़च नदी का उद्गम किस जिले से होता है तो उत्तर है उदयपुर से होता है। बेड़च नदी का उद्गम कौन सी पहाड़ियों से होता है? गोगुंदा की पहाड़ियों से होता है। बेड़च नदी को प्रारंभ में आयड नदी कहा जाता है और आयड नदी गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलकर उदयपुर में उदय सागर झील में गिरने के बाद में इसका नाम बेड़च नदी हो जाता है। खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद में स्थित हैं जहां से बनास नदी का उद्गम होता है। बिजराल गांव की पहाड़ियां राजसमंद में स्थित हैं जहां से खारी नदी का उद्गम होता है। दिवेर की पहाड़ियां राजसमंद में स्थित हैं जहां से कोठारी नदी का उद्गम होता है। मैप में देखें तो यहां पर मध्य प्रदेश, मैप में देखें तो यह जो राजसमंद का क्षेत्र है, इस राजसमंद से 3 नदियां निकलती हैं। यहां पर दक्षिणी भाग में बनास नदी, मध्य में कोठारी नदी और उत्तरी भाग से खारी नदी का उद्गम होता है। बनास नदी बिजराल गांव की पहाड़ियों से, कोठारी नदी दिवेर की पहाड़ियों से, खारी नदी बिजराल गांव की पहाड़ियों से निकलती है। त्रिकुट पहाड़ी जैसलमेर में स्थित है जिस पर जैसलमेर का किला बना हुआ है। जैसलमेर का किला किस पहाड़ी पर बना हुआ है? उत्तर है त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ है। त्रिकुट पर्वत करौली में स्थित है जिस पर केला देवी का मंदिर बना हुआ है। मैप में देखें, त्रिकुट पहाड़ी जैसलमेर में है और त्रिकुट पर्वत करौली जिले में है। त्रिकुट पहाड़ी पर जैसलमेर का किला बना हुआ है और त्रिकुट पर्वत पर केला देवी का मंदिर बना हुआ है। कोसवर्धन पहाड़ी 12 जिले में स्थित है जिस पर शेरगढ़ का किला बना हुआ है। शेरगढ़ नाम के राजस्थान में 2 किले हैं, एक किला बारां में है, एक किला धौलपुर में है। धौलपुर वाला शेरगढ़ है, चंबल नदी के किनारे स्थित है। आपको बताना है 12 जिले में स्थित शेरगढ़ किस नदी के किनारे स्थित है। चिड़िया टूक पहाड़ी जोधपुर जिले में है जिस पर मेहरानगढ़ का किला बना हुआ है। मेहरानगढ़ का किला किस जिले में है तो मेहरानगढ़ का किला जोधपुर जिले में है। मेहरानगढ़ का किला किस पहाड़ी पर है तो मेहरानगढ़ का किला चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित है। बीठली पहाड़ी अजमेर में है जिस पर तारागढ़ का किला बना हुआ है। काली खोह पहाड़ी आमेर जयपुर शहर में स्थित है जिस पर आमेर का किला बना हुआ है। नानी सिरड़ी पहाड़ी पाली में है जिस पर सोजत का किला बना हुआ है। सोजत का किला किस जिले में है तो पाली जिले में है। सोजत का किला किस पहाड़ी पर बना हुआ है तो नानी सिरड़ी पहाड़ी पर बना हुआ है। देवगढ़ पहाड़ी
दौसा में स्थित है, जिस पर दौसा का किला बना हुआ है। कनकाचल पहाड़ी जालोर में स्थित है, जिस पर जालोर का किला बना हुआ है। हेमकूट पहाड़ी राजसमंद में स्थित है, जिस पर कोमलगढ़ का किला बना हुआ है। कोमलगढ़ का किला किस जिले में है? तो राजसमंद में है। कोमलगढ़ का किला किस पहाड़ी पर है? तो हेमकूट पहाड़ी पर बना हुआ है। भामती पहाड़ी बारां जिले में है, जिस पर साहेबाद का किला बना हुआ है। नैनी पहाड़ी भरतपुर जिले में स्थित है, जिस पर बयाना का किला बना हुआ है। बैराट की पहाड़ियां कोटपुतली बहरोड में स्थित हैं, जिससे बाणगंगा नदी का उद्गम होता है। किशनगढ़ की पहाड़ियां अजमेर में हैं, जिनसे रूपनगढ़ नदी का उद्गम होता है। कोटरी गांव की पहाड़ियां जैसलमेर जिले में स्थित हैं, जिससे काकनी नदी का उद्गम होता है। राजस्थान का सबसे ऊंचा शहर माउंट आबू है, जो सिरोही जिले में स्थित है। राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचाई पर बसा शहर प्रतापगढ़ है। अलवर के बहरोड स्थान पर जिंदोली सुरंग बनाई गई है। वर्तमान में यह बहरोड कोटपुतली जिले में स्थित है। नाकोड़ा पर्वत का अन्य नाम छप्पन की पहाड़ियां हैं। बाप बोल्डर क्षेत्र जोधपुर में स्थित है और वर्तमान में यह क्षेत्र फलोदी जिले में है। घाटोली दर्रा मुकुंदरा की पहाड़ियों में स्थित है। बरदर्रा मध्य अरावली पर्वतमाला में स्थित है। अरावली पर्वतमाला संपूर्ण राजस्थान को दो भागों में बांटती है। एक भाग है उत्तरी पश्चिमी राजस्थान और दूसरा भाग है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित एकमात्र जिला जो मरुस्थलीय नहीं है, उत्तर है सिरोही। मैप में देखें तो अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित सिरोही एकमात्र ऐसा जिला है जो मरुस्थलीय जिला नहीं है, और यह जो सभी जिले हैं, यह जिले मरुस्थलीय हैं जो अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित हैं। घूघरा घाटी और नौसर घाटी अजमेर में स्थित हैं। जिंदोली सुरंग जिंदोली घाटी कोटपुतली बहरोड जिले में स्थित हैं। राजस्थान का पूर्वी का मैदानी भाग टेथी सागर का अवशेष माना जाता है। राजस्थान के 3,42,239 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल का 23% भाग पूर्वी का मैदानी भाग है। राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग का विस्तार डीग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दूदू, गंगापुर सिटी, दौसा, पूर्वी जयपुर ग्रामीण, दक्षिणी अलवर, टोंक, केकड़ी, शाहपुरा, भीलवाड़ा, दक्षिणी जयपुर ग्रामीण, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, दक्षिणी उदयपुर, दक्षिणी प्रतापगढ़, दक्षिणी सलुम्बर आदि जिलों का क्षेत्र सम्मिलित है। राजस्थान के भौतिक प्रदेश को 4 भागों में बांटा जाता है। 1 पश्चिम का मरुस्थल, 2 अरावली पर्वतमाला, 3 मैदानी भाग, 4 पठारी भाग। जबकि राजस्थान के पूर्वी मैदान को भी 4 भागों में बांटा गया है। 1 माही बेसिन, 2 बनास बेसिन, 3 चंबल बेसिन, 4 बाणगंगा बेसिन। माही बेसिन का ढाल उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर है, जबकि बाणगंगा बेसिन, चंबल बेसिन, बनास बेसिन का ढाल पश्चिम से पूरब की ओर है। मैप में देखें तो यहाँ पर ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है, यह क्षेत्र माही बेसिन का क्षेत्र है। माही बेसिन का ढाल है वह उत्तर से दक्षिण की ओर है, जबकि यहाँ पर ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है, यह क्षेत्र बाणगंगा बेसिन, चंबल बेसिन, बनास बेसिन का क्षेत्र है, और इस क्षेत्र का ढाल पश्चिम से पूरब की ओर है। अब पढ़ते हैं माही बेसिन।
सामान्यतः माही बेसिन का विस्तार बांसवाड़ा, डूंगरपुर, दक्षिणी प्रतापगढ़, दक्षिणी सलूम्बर, दक्षिणी उदयपुर में फैला हुआ है। मैप में देखें तो यहाँ पर ये माही बेसिन का क्षेत्र है और माही बेसिन है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, दक्षिणी प्रतापगढ़, दक्षिणी सलूम्बर, दक्षिणी उदयपुर क्षेत्र में फैला हुआ है। और माही बेसिन है यह राजस्थान का दक्षिणी बेसिन कहलाता है। माही बेसिन में माही नदी, सोम नदी, जाखम नदी, गोमती नदी, सारणी नदी, टिड्डी नदी, करमाई नदी, सूकली नदी, चाप नदी, अनास नदी, मोरेल नदी, भादर नदी, एराव नदी आदि नदियां बहती हैं। माही बेसिन राजस्थान का दक्षिणी बेसिन कहलाता है। राजस्थान का उत्तरी बेसिन घग्गर का बेसिन कहलाता है। राजस्थान का पश्चिमी बेसिन लूनी बेसिन कहलाता है। राजस्थान का पूर्वी बेसिन चंबल बेसिन कहलाता है। माही नदी का किनारा प्रतापगढ़ में कांठल कहलाता है। माही बेसिन में बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के मध्य का भाग छप्पन का मैदान कहलाता है। इसे छप्पन का मैदान कहने के पीछे दो तर्क दिए जाते हैं। यहाँ पर 56 नदी नाले बहते हैं। दूसरा तर्क है यहाँ पर 56 गांवों का समूह है। जबकि आपको पता है 56 की पहाड़ियाँ हैं, यह बालोतरा जिले में स्थित हैं। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, दक्षिणी प्रतापगढ़, दक्षिणी सलूम्बर, दक्षिणी उदयपुर क्षेत्र में बागड़ी बोली बोली जाती है। इस कारण इस क्षेत्र को वागड़ क्षेत्र कहा जाता है। माही बेसिन में नदियों के ढाल का पर्वणांक अधिक है। माही नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात 3 राज्यों में बहती है। मैप में देखें अपन तो मैप में ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है यह क्षेत्र मध्य प्रदेश है, यहाँ पर ये राजस्थान है और ये गुजरात का क्षेत्र है। माही नदी मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान के बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर से बहती हुई गुजरात चली जाती है। तो कह सकते हैं माही नदी 3 राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, और आगे गुजरात में अरब सागर में जाकर के गिर जाती है। दूसरा बेसिन है बनास बेसिन। बनास बेसिन का विस्तार भीलवाड़ा, केकड़ी, शाहपुरा, टोंक, दूदू, सवाई माधोपुर, दक्षिणी जयपुर, उत्तरी चित्तौड़गढ़ में फैला हुआ है। मैप में देखें अपन तो यहाँ पर ये राजसमंद है। राजसमंद से बनास नदी निकलती है। राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी, टोंक, सवाई माधोपुर में जाकर के चंबल नदी में मिल जाती है। यह जो क्षेत्र है यह बनास बेसिन का क्षेत्र कहलाता है। ये बनास बेसिन है। बनास बेसिन में बनास नदी, बेड़च नदी, मेनाल नदी, खारी नदी, डाई नदी, कोठारी नदी, बांडी नदी, मानसी नदी, मोरेल नदी आदि नदियां बहती हैं। बनास बेसिन का ढाल पश्चिम से पूरब की ओर है। बनास बेसिन का उत्तरी पूर्वी भाग मालपुरा करौली का मैदान और दक्षिणी पश्चिमी भाग मेवाड़ का मैदान कहलाता है। उत्तरी पूर्वी का अर्थ ये है कि यहाँ पर ये बनास बेसिन है और बनास बेसिन का ये जो उत्तरी पूर्वी भाग है इसे कहा जाता है मालपुरा करौली का मैदान। जबकि यहाँ पर ये दक्षिण पश्चिम में ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये जो दक्षिण में दिखाई दे रहा है, इसे कहा जाता है मेवाड़ का मैदान। कहने का अर्थ है बनास बेसिन को 2 भागों में बांटा गया है, मालपुरा करौली का मैदान और मेवाड़ का मैदान। बनास बेसिन का उत्तरी पूर्वी मैदान है उसे मालपुरा करौली का मैदान कहते हैं, जबकि दक्षिणी पश्चिमी भाग मेवाड़ का मैदान कहलाता है। मालपुरा करौली के मैदान का विस्तार टोंक, दूदू, सवाई माधोपुर, दक्षिणी जयपुर ग्रामीण आदि जिलों में है। इसे A.M. हेरान ने तिरते पेनीप्लेन कहा है। मेवाड़ का मैदान का विस्तार भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी, उत्तरी चित्तौड़गढ़ आदि जिलों में है। शाहपुरा जिले का जहाजपुर क्षेत्र खीराड़ कहलाता है। टोंक जिले का
मालपुरा क्षेत्र मालखीराड़ कहलाता है। बनास बेसिन का मैदान उच्च भूभाग टीलेनुमा है जिसे पीडमोंट का मैदान कहते हैं। तीसरा बेसिन है चंबल बेसिन। चंबल नदी है, यह मध्य प्रदेश से निकलती है। यहाँ पर यह मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश से राजस्थान के चित्तौड़गढ़, ये चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र है, प्रवेश करने के बाद में कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर से बहती हुई उत्तर प्रदेश चली जाती है। कह सकते हैं चंबल नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश 3 राज्यों में बहती है। चंबल नदी राजस्थान के चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर जिलों में बहती है। और यहाँ पर जो चंबल बेसिन का मैदान है, यह मैदान, ये वाला जो क्षेत्र सामने दिखाई दे रहा है, यह चंबल बेसिन कहलाता है। और चंबल बेसिन राजस्थान के पूर्वी भाग में स्थित है। राजस्थान में चंबल बेसिन का विस्तार सवाई माधोपुर, करौली, गंगापुर सिटी, धौलपुर, पूर्वी कोटा का क्षेत्र सम्मिलित है। राजस्थान में सर्वाधिक मृदा अपरदन चंबल नदी के द्वारा होता है। एग्जाम में प्रश्न आता है, राजस्थान में सर्वाधिक मृदा अपरदन करने वाली नदी कौन सी है? तो चंबल नदी है। चंबल बेसिन में अनियमित पहाड़ियां हैं जिन्हें डांग कहा जाता है। एग्जाम में प्रश्न आता है, डांग की रानी किसे कहा जाता है? करौली को डांग की रानी कहा जाता है। चंबल नदी अवनाली का अपरदन करती है जिसके कारण उत्खात भूमि का निर्माण होता है। चंबल नदी द्वारा निर्मित गहरे खड्डों को बीहड़ कहा जाता है। बीहड़ क्षेत्र सर्वाधिक धौलपुर में पाया जाता है। बीहड़ क्षेत्र चंबल बेसिन में पाया जाता है, जबकि बीड़ शेखावाटी क्षेत्र में पाए जाते हैं और शेखावाटी क्षेत्र में बीड़ गोचर भूमि को कहा जाता है। चंबल नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश 3 राज्यों में बहती है और राजस्थान के चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर जिलों में बहती है। 4 नंबर बाणगंगा बेसिन। राजस्थान में बाणगंगा बेसिन जयपुर ग्रामीण, दौसा, भरतपुर, दक्षिणी अलवर, डीग आदि जिलों में फैला हुआ है। बाणगंगा बेसिन में बाणगंगा नदी, पलासन नदी, सूरी नदी, गोमती नाला नदी आदि नदियां बहती हैं। मैप में देखें तो यहाँ पर यह कोटपुतली बहरोड का क्षेत्र है। कोटपुतली बहरोड में बैराट की बाणगंगा नदी निकलती है। उसके बाद में जयपुर ग्रामीण से बहती हुई दौसा और भरतपुर में जाकर विलुप्त हो जाती है। इस क्षेत्र में जो मैदान है, उस मैदान को, ये जो मैदान सामने दिखाई दे रहा है, इस मैदान को कहा जाता है बाणगंगा का मैदान। बाणगंगा का मैदान है, यह जयपुर ग्रामीण, दौसा, भरतपुर, दक्षिणी डीग, दक्षिणी अलवर आदि जिलों में फैला हुआ है। चौथा और अंतिम भौतिक प्रदेश दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। मैप में देखेंगे तो राजस्थान का जो दक्षिणी जिला है वह दक्षिणी जिला बांसवाड़ा जिला है। राजस्थान का पूर्वी जिला है वह धौलपुर जिला है। और यहाँ पर पूर्वी और दक्षिण के बीच में ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है, इसे कहा जाता है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, या इसे कहा जाता है दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में 11% जनसंख्या और 6.89% क्षेत्रफल पाया जाता है। राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग गोंडवाना लैंड का भाग माना जाता है। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में हाड़ा वंशीय शासकों का शासन था, इस कारण इसे हाड़ौती कहा जाता है। दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग का विस्तार बूंदी, कोटा, झालावाड़, बारा आदि जिलों में है। मैप में देखें अपन तो बूंदी, कोटा, झालावाड़, बारा, ये जो क्षेत्र है इसे कहा जाता है हाड़ौती का पठारी भाग। हाड़ौती के पठारी भाग में काली मृदा पाई जाती है। हाड़ौती का पठारी भाग मालवा के उत्तरी भाग का विस्तार है। हाड़ौती के पठारी भाग की औसत ऊंचाई 500 मीटर है। दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में चंबल नदी, आहू नदी, कालीसिंध नदी, पार्वती नदी, परवन नदी, निवाज नदी आदि नदियां बहती हैं। हाड़ौती के पठार के अंतर्गत ऊपरमाल का पठार और मेवाड़ का पठार आता है। बूंदी की पहाड़ियां, मुकुंदरा की पहाड़ियां,
शाहाबाद की उच्च भूमि, झालावाड़ का पठार, डंग गंगधार की उच्च भूमि आदि हाड़ौती में स्थित हैं। विंध्या कगार भूमि का विस्तार सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर आदि जिलों में है। दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग की सबसे ऊंची चोटी चांद खेड़ी है, जो झालावाड़ जिले में स्थित है और चांद खेड़ी की ऊंचाई 517 मीटर है। राजस्थान में सर्वाधिक नदियां दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में बहती हैं। राजस्थान के हाड़ौती के पठार का ढाल दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। मैप में देखें अपन, ये दक्षिण है, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये पूर्व, इसका ढाल है। हाड़ौती के पठार का ढाल है वह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। राजनीतिक दृष्टि से हाड़ौती का पठारी भाग का विस्तार कोटा संभाग में है, जहां अति आर्द्र जलवायु और 80 से 120 सेंटीमीटर वर्षा होती है। राजस्थान की अरावली पर्वतमाला और मध्य प्रदेश की विंध्याचल पर्वतमाला को जोड़ने का कार्य राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग या हाड़ौती का पठारी भाग करता है। इस कारण राजस्थान के पठारी भाग को संक्रांति प्रदेश कहा जाता है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा में अरावली पर्वतमाला के साथ साथ विंध्यनकरम के उच्चावच स्वरूप भी विद्यमान हैं। अरावली के पूर्व में स्थित भ्रंश, जो अरावली पर्वतमाला व विंध्याचल पर्वतमाला का मिलन स्थल है, जिसे महान सीमा भ्रंश कहा जाता है, जो चित्तौड़गढ़, बूंदी, उत्तरी कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर आदि जगह स्थित हैं। विंध्यन कगार क्षेत्र बलुआ पत्थर की चट्टानों से निर्मित है। विंध्यन कगार भूमि का क्षेत्र चंबल नदी व बनास नदी के मध्य स्थित है। करम की पहाड़ियां राजस्थान के चित्तौड़गढ़, उत्तरी कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर आदि जिलों में पाई जाती हैं। शाहाबाद क्षेत्र में रामगढ़ कस्बे 12 जिले के पास घोड़े की नाल की आकृति की एक पर्वत श्रेणी है, जिसके मध्य उल्का पिंड गिरने से झील का निर्माण हुआ है। घोड़े की नाल की आकृति की इन पर्वत श्रेणियों को रामगढ़ की पहाड़ियां कहा जाता है। राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग अस्पष्ट अधर प्रवाह का क्षेत्र कहलाता है। राजस्थान के कोटा, झालावाड़, बारा, बूंदी क्षेत्र में डेक्कन ट्रेप की शैल समूह विद्यमान है। मुकुंदरा की पहाड़ियां कोटा, झालावाड़ जिले में स्थित हैं। राजस्थान के पठारी भाग को 5 भागों में बांटा गया है। अर्धचंद्राकार पर्वत श्रृंखलाएं, नदी निर्मित मैदान, शाहाबाद का उच्च स्थल, झालावाड़ का पठार, डग गंगधार का उच्च क्षेत्र। 1 नंबर अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणियां। इस क्षेत्र में अर्धचंद्राकार रूप से पर्वत श्रेणियों का विस्तार है, जो क्रमशः बूंदी और मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। बूंदी की पहाड़ियों का विस्तार राजस्थान के बूंदी जिले में दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व की ओर स्थित है। बूंदी की पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर बूंदी जिले में सतूर है, जिसकी ऊंचाई 353 मीटर है। बूंदी की पहाड़ियों में बूंदी जिले में दर्रे स्थित हैं, जिनमें बूंदी के निकट का दर्रा, जेतावास के निकट का दर्रा, लाखेरी के निकट का दर्रा, रामगढ़ के मध्य का दर्रा स्थित हैं। बूंदी की पहाड़ियों की औसत ऊंचाई 300 मीटर से 500 मीटर के मध्य स्थित है। मुकुंदरा की पहाड़ियों का विस्तार कोटा, झालावाड़ जिले में है। मुकुंदरा की पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी चंदवाड़ी क्षेत्र में चांदखेड़ी चोटी है, जो 517 मीटर है और यह झालावाड़ जिले में स्थित है। नदी निर्मित मैदान हाड़ौती के पठारी भाग में चंबल नदी, आहू नदी, कालीसी नदी, परवन नदी, निवाज नदी, पार्वती नदी, कुन्नू नदी, मेज नदी आदि नदियों के मैदान स्थित हैं। 3 नंबर शाहाबाद का उच्च भूमि क्षेत्र। शाहाबाद का उच्च क्षेत्र 12 जिले के पूर्वी भाग में स्थित है। इस भाग में
विशिष्ट भूभाग आकृति रामगढ़ कस्बे के निकट घोड़े की नाल की आकृति की पर्वत श्रेणी है, जिसे रामगढ़ की पहाड़ियां कहा जाता है। रामगढ़ की पहाड़ियों के मध्य उल्कापिंड गिरने से एक झील का निर्माण हुआ है। 4 नंबर, झालावाड़ का पठार। दक्षिणी हाड़ौती क्षेत्र में झालावाड़ का पठार स्थित है, जो झालावाड़ जिले में स्थित है। यह पठार मालवा के पठार का उत्तरी भाग है। 5 नंबर है डग गंगधार की उच्चभूमि। यह क्षेत्र हाड़ौती के पठारी भाग का दक्षिणी पश्चिमी भाग है, जो राजस्थान के झालावाड़ जिले में फैला हुआ है। राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश का निर्धारण सर्वप्रथम प्रोफेसर मिश्रा ने राजस्थान का भूगोल नामक पुस्तक में किया और उन्होंने राजस्थान 7 भौतिक भागों में बांटा। 1 पश्चिमी शुष्क प्रदेश, 2 अर्ध शुष्क प्रदेश, 3 नहरी क्षेत्र, 4 अरावली प्रदेश, 5 पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, 6 दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश, 7 चंबल बीहड़ क्षेत्र 7 भागों में बांटा गया है। राजस्थान के पश्चिम में मरुस्थल है और इसमें बालू का स्तूप पाए जाते हैं। अब हम बालू का स्तूप का अध्ययन करते हैं। बालू का स्तूप के प्रकार। 1 नंबर, पवनानुवर्ती बालू का स्तूप। यह बालू का स्तूप पवनों की दिशा के समानांतर श्रेणी में दिखाई देते हैं। इनको अनुदैर्ध्य तथा रेखीय बालू का स्तूप भी कहा जाता है। पवनानुवर्ती बालू का स्तूपों की ऊंचाई 20 मीटर से 60 मीटर तक होती है। पवनानुवर्ती बालू का स्तूप राजस्थान के पश्चिमी जिलों जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर ग्रामीण, फलोदी आदि जिलों में पाए जाते हैं। बालू का स्तूपों का 2 नंबर प्रकार है बरखान या अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप। यह बालू का स्तूप 10 मीटर से 20 मीटर की ऊंचाई और 100 मीटर से 200 मीटर की चौड़ाई तक फैले होते हैं। बरखान बालू का स्तूप सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप होते हैं। बरखान बालू का स्तूप सर्वाधिक नुकसानदायक बालू का स्तूप होते हैं। बरखान बालू का स्तूप श्री गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, फलोदी, जोधपुर ग्रामीण, चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर जिलों में पाए जाते हैं। मैप में देखें तो मैप में ये जो क्षेत्र सामने दिखाई दे रहा है, यह क्षेत्र है, यह पश्चिम का मरुस्थल कहलाता है। जबकि इससे आगे बढ़ें, यहाँ पर ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है, यह क्षेत्र अरावली पर्वतमाला का क्षेत्र है। अरावली पर्वतमाला से आगे बढ़ें तो यहाँ पर ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है, यह क्षेत्र मैदानी भाग है। ये मैदानी भाग का क्षेत्र है। और इस मैदानी भाग से आगे बढ़ेंगे अपन तो यहाँ पर ये दक्षिणी पूर्वी राजस्थान है और ये दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र पठारी भाग कहलाता है। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप वायु की दिशा के समकोण बनने वाले बालू का स्तूप हैं। यह बालू का स्तूप लंबे समय तक हवा के एक ही दिशा में चलने से उनके समकोण पर बनते हैं। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर, अनूपगढ़ आदि जिलों में पाए जाते हैं। तारा बालू का स्तूप। तारा बालू का स्तूप का आकार तारे के समान होता है। इनकी ऊंचाई 20 से 35 मीटर तक पाई जाती है। तारा बालू का स्तूप क्षेत्रों में हवा अपनी दिशा बार बार बदलती है। तारा बालू का स्तूप पोखरण जैसलमेर, मोहनगढ़ जैसलमेर, सूरतगढ़, श्री गंगानगर आदि जिलों में पाए जाते हैं। हमादा क्षेत्र में बालू का स्तूप पाए जाते हैं। ये बालू का स्तूप है वह हमादा क्षेत्र में पाए जाते हैं। पैराबोलिक बालू का स्तूप, यह संपूर्ण मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेटवर्क बालू का स्तूप। नेटवर्क बालू का स्तूप राजस्थान के हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नीमका थाना क्षेत्रों में पाए जाते हैं, यानी मुख्यतः शेखावाटी क्षेत्र में पाए जाते हैं। स्क्र काफीज बालू का स्तूप पश्चिमी राजस्थान में छोटी छोटी पहाड़ियों एवं घास के झुंड के आसपास पाए जाने वाले बालू का स्तूप हैं।
अवरोधी बालू का स्तूप, यह स्तूप राजस्थान के अजमेर, जयपुर ग्रामीण, डीडवाना, कुचामन, सीकर, दूदू आदि जिलों में पाए जाते हैं। इन बालू का स्तूपों का निर्माण अवरोध के कारण होता है। नेवखा स्तूप, सामान्यतः खेतों की मेड़ पर नेवखा स्तूप बनते हैं। झाड़ियों के नीचे बने स्तूप नेवखा स्तूप कहलाते हैं। मरुस्थल में पलाया जो हैं उन्हें थार के मरुस्थल में ढांड के नाम से जाना जाता है। थार के मरुस्थल में खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं। राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल में सबसे प्रमुख बालू का स्तूप पेराबोलिक बालू का स्तूप है। अर्धचंद्राकार बालू का स्तूपों को बरखान कहा जाता है। सीफ एक अनुप्रस्थ बालू का स्तूप का प्रकार है। तारा बालू का स्तूप मोहनगढ़, जैसलमेर, सूरतगढ़, बीकानेर में पाए जाते हैं। बरखान बालू का स्तूप मंद पवनामुखी ढाल व तीव्र पवनामुखी ढाल वाला क्षेत्र होता है। पश्चिमी राजस्थान में रेत के टीलों में 41.5% क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है। पवनानुवर्ती बालू का स्तूप राजस्थान के जैसलमेर में पाए जाते हैं। बरखान बालू का स्तूप की प्रधानता 20 से 35 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के मध्य होती है। भारत के मरुस्थलीकरण एवं भू अवनयन एटलस इसरो 2007 के अनुसार राजस्थान मरुस्थलीकरण से प्रभावित क्षेत्र 67% है। बाप भूगर्भिक संरचना कार्बोनिफेरस से संबंधित है। राजस्थान का अधिकांश उच्चावचीय भाग औसत समुद्र से 250 से 300 मीटर की श्रेणी में आता है। जैसलमेर के निकटवर्ती क्षेत्र में बालू का पत्थर की सेलें हैं। राजस्थान का परिगणितीय मरुस्थलीय क्षेत्र 1,79,250 वर्ग किलोमीटर है। जुरासिक युग की चट्टानें जैसलमेर, बाड़मेर में पाई जाती हैं। मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ मध्य अरावली का भाग हैं। भौतिक प्रदेश अरावली पर्वतमाला को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। अरावली पर्वतमाला यूरेशियन प्लेट से अलग हुई थी। राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन एम हेरोस ने किया था। राजस्थान के भौतिक प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया है। एक, पश्चिम का मरुस्थलीय प्रदेश। आप मैप में देखें और मैप में ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है यह क्षेत्र पश्चिम का मरुस्थलीय क्षेत्र है। 2 नंबर क्षेत्र है वह अरावली पर्वतमाला है। ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है यह अरावली पर्वतमाला का क्षेत्र है। 3 नंबर जो क्षेत्र है वह क्षेत्र कहलाता है मैदानी भाग, जिसमें ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है इसे माही बेसिन कहा जाता है। और यहाँ पर ये जो भाग दिखाई दे रहा है इसमें बनास बेसिन, चंबल बेसिन और बाणगंगा बेसिन सम्मिलित हैं। 4 नंबर भौतिक प्रदेश है, उस भौतिक प्रदेश को कहा जाता है हाड़ौती का पठारी भाग। ये दक्षिणी पूर्वी भाग है, इसे हाड़ौती का पठारी भाग कहा जाता है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। आपका देखने के लिए धन्यवाद।